So guys, very good afternoon to one and all. In last offline class, we discussed about the exact differential equation and the two methods of exact differential equation solution, the solution of exact differential equations. Condition of exactness we already discussed. So in last offline class and last online class before the midterm examination, we just discussed what is exact differential equation of first order, what is condition of exactness, and how we can solve first order exact differential equations. We can solve exact differential equations by two methods. Number one, we can apply the formula directly, or we may use grouping method. So this was in the last class, last online class and offline class both. Today we will be discussing differential equations reducible to exact differential equation. मतलब ये है कि अभी तक आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती थी, आप डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स को इवेल्यूएट करके ये चेक कर लेते थे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है. उसके बाद में आप उसे दो मेथड में से किसी भी एक मेथड को अप्लाई करके सॉल्व कर लेते थे. अब आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी वो नॉन एग्जैक्ट होगी, वो एग्जैक्ट नहीं होगी. तो इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट बना सकते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस में by multiplying the non-exact differential equation with integrating factor, and after converting into exact differential equation we can solve that exact differential equation by using any one method which we have discussed already. तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में मैं बताना चाहूँगा. व्हाट इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर? देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का नाम आपने पहले भी सुना है, नो डाउट. आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इवेल्युएट किया है. वैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है? देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा मैथमेटिकल टूल होता है जिसे अगर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है. आई रिपीट, integrating factor is a mathematical tool by which we can convert the given non-exact differential equation into exact differential equation. तो किसी भी इंटीग्रेटिंग नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जा सकता है. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम कैसे पता लगाएं कि किस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज. तो उसके लिए हमने 5 स्टैंडर्ड पैटर्न बनाए हैं. देयर आर 5 स्टैंडर्ड पैटर्न्स फॉर इवेल्युएटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर डिफरेंट केसेस. तो पहले हम वो 5 केसेस पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसा होगा. अगर इस टाइप की होगी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा होगा, अगर इस टाइप की होगी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा होगा, एंड सो ऑन. सो देयर आर 5 केसेस for finding the integrating factor according to the types of non-exact differential equations. Okay, so we just start it. I think the PPT is visible to everyone. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you very much. So guys, the article name is equations reducible to exact form. Differential equations which is not exact can be made exact by multiplying it
with a suitable function of x and y, and this suitable function of x and y is known as integrating factor. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जैसे आप अगर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है. ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट एग्जैक्ट कैन बी मेड एग्जैक्ट by multiplying it with a suitable function of x and y, and this suitable function of x and y is known as integrating factor. Okay, now methods for finding integrating factor. There are 5 methods for finding integrating factor for a particular non-exact differential equation. Number 1, बाय इंस्पेक्शन. इस मेथड को आप छोड़ दीजिए, इस मेथड का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सो लीव इट. सो वी विल से दिस इज मेथड नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4 and it's 5. Okay. Okay, if the differential equation m dx plus n dy is equal to 0 is a form of f1 is a function of x and y into y dx plus f2 is a function of x and y into x dy is equal to 0, then integrating factor will be 1 upon mx minus ny, where no doubt mx minus ny is not equal to 0. देखिए, आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 टाइप का है, आपको ऑलरेडी पता है. अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इस फॉर्म में गिवन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई. लेकिन ध्यान रखना एम एक्स माइनस एन वाई 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. सेकेंड, अगर इफ 1 अपॉन कैपिटल एन मल्टीप्लाइड विथ डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है या फिर कांस्टेंट आ रहा है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, या फिर मतलब अगर यहाँ एफ एक्स आ रहा है तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स होगा, और यहाँ कांस्टेंट आ रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट डी एक्स होगा. कांस्टेंट जैसे मान लीजिए अगर मैं ए एज्यूम कर लूँ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स और e raised to the power integration of constant dx. तो अगर 1 अपॉन एन मल्टीप्लाइड विद डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करने पर आपका कोई प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है या फिर कांस्टेंट आ रहा है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा. थर्ड, if 1 upon m multiplied with del n upon del x minus del m upon del y is equal to any function of y or constant, then integrating factor will be e raised to the power integration of that function dy or e raised to the power integration of that constant. constant को a assume कर लीजिए, a dy. तो ये सेकंड वाला और थर्ड वाला केस ऑलमोस्ट एक जैसे हैं. सेकंड वाले केस में यहाँ 1 अपॉन कैपिटल एन है, थर्ड वाले केस में यहाँ 1 अपॉन कैपिटल एम है. सेकंड वाले केस में डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स है, थर्ड वाले केस में डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई है. सेकंड वाले केस में यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है और थर्ड वाले केस में इक्वल में फंक्शन ऑफ वाई है.
ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थर्ड केस हो गया। फिफ्थ केस पहले पढ़ लेते हैं, फिर फोर्थ वाला बताऊंगा मैं आपको। फिफ्थ केस ये है कि अगर हमारी गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस इक्वेशन वो वाला ही टाइप है जो आप 12th क्लास में पढ़ के आए थे, कि अगर हर एक टर्म की टोटल डिग्री सेम होती है तो उसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। ओके, if each and every term has equal degree, then that particular differential equation is homogeneous. तो अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई होगा, वेयर एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, नाउ लास्ट, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 है, अगर वो मान लीजिए इस फॉर्म की आ जाती है, एक्स रेस टू द पावर ए वाई रेस टू द पावर बी एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स रेस टू द पावर सी वाई रेस टू द पावर डी पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इस टाइप में आ जाए, यहाँ पे ए बी एम एन सी डी पी क्यू ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस टाइप की आ गई तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा x रेस टू द पावर h इंटू वाई रेस टू द पावर k। x रेस टू द पावर h इंटू वाई रेस टू द पावर k, और h और k का वैल्यू जो है इन दो इक्वेशन से आप फाइंड आउट करोगे। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस एच प्लस वन अपॉन एम इज इक्वल टू बी प्लस के प्लस वन अपॉन एन, ये एक इक्वेशन बन जाएगी h एन k में। दूसरी इक्वेशन c प्लस एच प्लस वन अपॉन पी इज इक्वल टू डी प्लस के प्लस वन अपॉन क्यू, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी एच एन के में। दो इक्वेशन बन जाएगी आपकी एच एन के में, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एच एन के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा एक्स रेस टू द पावर एच वाई रेस टू द पावर के। So guys, these are 5 methods for evaluating integrating factor for different type of non-exact differential equation of first order. एक बात आप ध्यान रखना, किसी एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो कोई एक क्वेश्चन जो है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फर्स्ट मेथड से भी फाइंड हो सकता है, सेकंड से भी हो सकता है, थर्ड से भी हो सकता है, फोर्थ से भी हो सकता है और फिफ्थ से भी हो सकता है, किसी से भी फाइंड हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक क्वेश्चन में नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको लग रहा है कि यार फर्स्ट मेथड से फाइंड होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो फर्स्ट से फाइंड ना हो, कोई थर्ड से फाइंड हो। सो देयर इज नथिंग इज हार्ड एंड फास्ट। ये जो 5 क्राइटेरिया हैं ये क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए हैं, थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने के लिए है कि अगर पैटर्न ऐसा होता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा, पैटर्न अगर ऐसा होता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा। सो दीज आर दी यू कैन से हिट एंड ट्रायल्स। ओके, एनी क्वेश्चन? Yes, guys, any doubt? Can you hear me? Yes sir, no doubt. Okay. तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सॉल्व एक्स क्यूब ई रेस टू द पावर एक्स माइनस एम वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एम एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है, और डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म एम डी एक्स प्लस
एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो m का वैल्यू हो गया एक्स क्यूब ई रेस टू द पावर एक्स माइनस एम वाई स्क्वायर और n का वैल्यू हो गया एम एक्स वाई. Now evaluate del m upon del y and del n upon del x. So del m upon del y is minus 2my and del n upon del x is my. Del m upon del y is basically the partial differentiation of m with respect to y taking x as a constant, and del n upon del x is a partial differentiation of n with respect to x taking y as a constant. Now you can see that del m upon del y is not equal to del n upon del x. Del m upon del y is not equal to del n upon del x. It means the differential equation is not exact. It is non-exact differential equation. If it is non-exact differential equation, then we have to make it exact first. We have to make it exact first, then we will solve. And for making this equation exact, we have to first find a suitable integrating factor. ठीक है, तो देखिए मैं 1 by 1 करके अप्रोच लगाता हूँ. फर्स्ट अप्रोच ये कहती है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है, मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, y dx होगा और x y का फंक्शन अलग से होगा, x dy होगा और x y का फंक्शन अलग से होगा. जरा चेक करें, ऐसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर y dx होता तो यहाँ से y कॉमन आ जाता और अगर x dy होता, x dy तो है लेकिन y dx नहीं है. तो इसका मतलब फर्स्ट मेथड से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते. दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन? यस सर. यस सर. ओके, ठीक है. अब हम सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं. अच्छा, सेकंड मेथड से पहले हम फिफ्थ वाला देख लेते हैं. फिफ्थ वाला मेथड क्या है? अगर इक्वेशन होमोजीनियस है तो देख लेते हैं होमोजीनियस है क्या. होमोजीनियस भी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है और हर एक टर्म की डिग्री सेम नहीं है. एक्सपोनेंशियल वाला टर्म आ गया, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 3 है, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है. तो दो मेथड तो कैंसिल हो गए. ठीक है, बाकी फोर्थ मेथड भी कैंसिल हो रहा है, क्योंकि फोर्थ मेथड में देखिए इक्वेशन इस टाइप की आनी चाहिए, मतलब एम वाई डी एक्स एन एक्स डी वाई पी वाई डी एक्स क्यू एक्स डी वाई, मतलब वाई डी एक्स एक्स डी वाई 2 बार आना चाहिए, या इस तरह का कोई पैटर्न आना चाहिए. ऐसा पैटर्न यहाँ नहीं है. तो फर्स्ट मेथड इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, फोर्थ मेथड भी नहीं कर सकते और फिफ्थ मेथड भी नहीं कर सकते. ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर. गुड, ठीक है. अब हम अप्लाई करते हैं सेकंड मेथड. सेकंड मेथड में हमें कैलकुलेट करना होता है डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इंटू 1 अपॉन एन. तो डेल एम अपॉन डेल वाई ऑलरेडी है हमारे पास, डेल एन अपॉन डेल एक्स भी है हमारे पास और कैपिटल एन भी हमारे पास है. इनको जब कैलकुलेट किया तो हमें मिला -3 अपॉन एक्स एंड इट्स ए फंक्शन ऑफ एक्स. तो सेकंड मेथड अप्लाई हो गया, क्योंकि सेकंड मेथड में इसका वैल्यू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए या फिर कांस्टेंट आना चाहिए. तो वी आर गेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स. ये सेकंड मेथड अप्लाई हो गया. देखिए, ये देखिए, इफ 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट, तो फंक्शन ऑफ एक्स आ गया. और इस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ई रेस टू द पावर वो जो फंक्शन आया वो फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स. ओके, तो देखिए क्या होगा, -3 अपॉन एक्स आया हमारा फंक्शन
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -3/x dx, that is e रेज टू द पावर -3 log x, that is 1/x क्यूब, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हो, e रेज टू द पावर log x रेज टू द पावर -3 लिख सकते हो, और e रेज टू द पावर log टू द बेस e का वैल्यू 1 हो गया, तो आपका सिंपली बच गया x रेज टू द पावर -3, और x रेज टू द पावर -3 को आप 1/x क्यूब कर सकते हो. ओके, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/x क्यूब. यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप गिवन जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी. तो हमारी ये जो इक्वेशन 1 है ये नॉन एग्जैक्ट है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x क्यूब मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगी. और ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बनेगी. ये आप मेरी बात पे बिलीव मत कीजिए, इसको चेक कर लीजिए कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है. इसको चेक करने का स्टाइल वही है हमारा, del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x. आ रहा है या नहीं आ रहा चेक कर लीजिए आप. m जो होगा वो dx का कोफिशिएंट हो गया, वो ये वाला हो गया m, और n जो हो गया वो dy का कोफिशिएंट हो गया, वो ये वाला हो गया. So you just calculate del m upon del y and del n upon del x. Definitely these will be equal. कैलकुलेट करके देख लीजिए आप. del m upon del y का वैल्यू क्या आ रहा है y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो इसका तो 0 हो गया, माइनस m अपॉन एक्स क्यूब एज इट इज कॉन्स्टेंट हो गया, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो गया. तो ये तो हो गया del m अपॉन del y, और del n अपॉन del x, my तो कांस्टेंट हो गया, और 1/x स्क्वायर का हो गया -2/x क्यूब. तो आप देख सकते हैं del m अपॉन del y और del n अपॉन del x दोनों सेम आ रहे हैं. इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है. एनी क्वेश्चन? और एग्जैक्ट बनने के बाद में इसको सॉल्व करना है तो आपको सॉल्व करना बहुत आराम से आता है. ईदर यू कैन अप्लाई डायरेक्ट फार्मूला और यू कैन अप्लाई ग्रुपिंग अप्रोच. यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. एनी डाउट? Guys, please respond yes or no. Yes, No, sir. sir. No doubt. ओके, चलिए Yes, sir. No doubt. चलिए करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. थैंक यू. सॉल्व 3x स्क्वायर y रेज टू द पावर 4 प्लस 2xy dx प्लस 2x क्यूब y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1. तो m का वैल्यू हो गया 3x स्क्वायर y रेज टू द पावर 4 प्लस 2xy, और n का वैल्यू हो गया 2x क्यूब y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. del m अपॉन del y कैलकुलेट किया, वो आया 12x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x, और del n अपॉन del x कैलकुलेट किया तो वो आया 6x स्क्वायर y क्यूब माइनस 2x. आप देख सकते हैं दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है, बोथ आर अनइक्वल. सो डेफिनेटली इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट. del m upon del y is not equal to del n upon del x. So equation 1 is non-exact.
अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं और इसे एग्जैक्ट बनाते हैं। तो आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना गाइस। आप यहाँ पे इक्वेशन 1 में इस फर्स्ट वाली टर्म से y कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपका बाहर बन जाएगा y dx, और सेकंड वाली टर्म में आप x कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपका बन जाएगा x dy। तो देखा जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का जो फर्स्ट मेथड है वो इस पे अप्लाई हो रहा है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 अगर इस फॉर्म की हो, फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx माइनस एन वाई। तो गाइज फर्स्ट मेथड लगा सकते हैं नहीं लगा सकते इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए? यस और नो? Yes, sir. अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट मेथड, Yes, sir. बिकॉज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन फर्स्ट फॉर्म, राइट? Yes, sir. तो आप लोग अपनी कॉपी में कैलकुलेट कीजिए और मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको लग रही थी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फर्स्ट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट मेथड के फॉर्मेट में दिख रही है, लेकिन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फर्स्ट मेथड से फाइंड आउट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। आप लोग अपनी कॉपी में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इवेल्युएट कीजिए फर्स्ट मेथड से, और मैं यहाँ करता हूँ 1/mx माइनस एन वाई, यही होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फर्स्ट मेथड से। 1/mx, m को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m को x से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 3x³ y रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2x² y, ये mx हो गया, माइनस एन वाई, माइनस एन वाई, एन को y से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव साइन का ध्यान रखना, एन वाई, तो 2x³ y रेज़ टू द पावर 4 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² y, ये 1/mx माइनस एन वाई बनेगा। थोड़ा इसको और कैलकुलेट करें तो 1/3x³ y4 माइनस 2x³ y4, that is x³ y4 and 2x² y plus x² y, that is 3x² y। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है अगर हम फर्स्ट मेथड को फॉलो करते हैं तो गाइज I would like to tell you that this integrating factor is incorrect, or you can say this is not a suitable integrating factor for this differential equation। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कभी भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है उसमें डिनोमिनेटर में यहाँ पे प्लस का साइन या माइनस का साइन नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1/x³ y रेज़ टू द पावर 4, डेट्स इट, इतना ही आता है। यहाँ प्लस या माइनस का साइन नहीं आता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है। अभी पिछले क्वेश्चन में देखिए, पिछले क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिर्फ इतना सा आया था, -3/x। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फर्स्ट पैटर्न में नज़र आ रही थी, लेकिन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx माइनस एन वाई से कैलकुलेट नहीं होगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ऐसा हो सकता है कि आपको फर्स्ट मेथड नज़र आए लेकिन वो फर्स्ट मेथड से इवेल्युएट ना हो, ऐसा हो सकता है। और दीज मेथड्स आर ऑल हिट एंड ट्रायल मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकला।
ठीक है, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड को अभी होल्ड पे डालते हैं। फोर्थ मेथड ये कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न बड़ा अजीब होता है, उसमें होता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पे, तो फोर्थ मेथड से भी नहीं होगा। और फिफ्थ मेथड ये कहता है कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी होमोजीनियस, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस टर्म की डिग्री 6 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 6 है, एंड इस टर्म की डिग्री 2 है। हाँ सर, जस्ट अ सेकंड गाइज। पेन चेंज कर, ऑटोमेटिक चेंज होगा। आप एक बार हाथ में लिख लीजिए, फिर मैं क्लास ले रहा हूँ। जस्ट 1590 1590। So guys, the given differential equation is not homogeneous because the first term is of 6 degree, the second term is of 2 degree, the third term is of 6 degree, the fourth term is of 2 degree. For homogeneous differential equation, each and every term is of same degree. तो फिफ्थ वाला मेथड भी नहीं लगेगा, बचा सेकंड और थर्ड। तो सेकंड वाला अप्लाई करके देखा, तो सेकंड वाले अप्लाई करके देखा तो वो नहीं बैठा, आप अप्लाई करके देख सकते हैं। थर्ड वाला जब अप्लाई किया तो थर्ड वाला बैठ गया। 1/m इंटू डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एन अपॉन डेल वाई, इसको कैलकुलेट किया, इट्स ए प्योरली फंक्शन ऑफ वाई। तो यहाँ पे थर्ड मेथड से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट हो रहा है। एनी डाउट? Yes, sir. So just find the integrating factor by using third method. Integrating factor will be e raised to the power integration of f of y dy. तो e raised to the power integration of minus 2 upon y dy, तो e raised to the power minus 2 log y हो गया, तो ये 1 upon y square इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। 1 upon y square जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, उसे आप गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली बन जाएगी। आप इसे चेक कर सकते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, यू कैन चेक इट। और इसको सॉल्व करने का स्टाइल वही पुराना वाला है, चूंकि ये सिंस दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सो यू कैन सॉल्व बाय डायरेक्ट फॉर्मूला अप्रोच और यू कैन सॉल्व बाय ग्रुपिंग मेथड। Any doubt in this question? Okay, let's do one more question. Solve 2y dx plus 3x dy plus 2xy times of 3y dx plus 4x dy is equal to 0। तो गाइज आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट हुई तो फिर इंटीग्रेटिंग फाइट करने की ज़रूरत ही नहीं आपको। तो सबसे पहले आपका होमवर्क ये है, इसे आप चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, और इसे चेक करने के लिए आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए डी एक्स यहाँ भी है, डी एक्स यहाँ भी है, डी वाई यहाँ पे भी है, डी वाई यहाँ पे भी है। एक्यूमुलेट करके डी एक्स को एक जगह करके डी वाई को दूसरी जगह करके इसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। फिर डेल एम अपॉन डेल वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों अनइक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है ये एग्जैक्ट नहीं है, ये नॉन एग्जैक्ट है।
इतना काम कर लेंगे आप लोग? Yes, sir. गुड। अब आपको पता लग गया कि ये नॉन एग्जैक्ट है। अब नॉन एग्जैक्ट है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो आपको क्लियर पता लग रहा है ये कौन सा पैटर्न है? साफ पता लग रहा है कौन सा पैटर्न नहीं है? गाइस कौन सा पैटर्न नहीं है? किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में। ये वाला फोर्थ पैटर्न है या नहीं है? चेक कीजिए आप लोग। दिस इज फोर्थ पैटर्न। इसे आप एग्जैक्टली फोर्थ पैटर्न से कंपेयर करेंगे। फोर्थ पैटर्न के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम एज्यूम करते हैं एक्स रेस टू द पावर एच वाई रेस टू द पावर के। तो उसे आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस फोर्थ पैटर्न से कंपेयर करेंगे और ए बी एम एन सी डी पी क्यू पता लगाएंगे। ये सब पता लगने के बाद में आप इस इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे और इस इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे एच और के को छोड़ के, तो आपके दो इक्वेशन बन जाएगी एच एंड के में। देखिए अगर आप इसको उस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये कहती है एक्स रेस टू द पावर ए वाई रेस टू द पावर बी। तो मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको कंपैरिजन करने में इजी होगा। एक्स रेस टू द पावर ए वाई रेस टू द पावर बी एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स रेस टू द पावर सी वाई रेस टू द पावर डी पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये पैटर्न है। अब इसको आप इससे कंपेयर कीजिए तो देखिए एक्स रेस टू द पावर ए वाई रेस टू द पावर बी तो है ही नहीं बाहर, मतलब ए का वैल्यू 0 बी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 0 बी का वैल्यू 0। एम वाई डी एक्स, ये एम वाई डी एक्स, तो एम का वैल्यू हो गया 2, एम का वैल्यू हो गया 2। एन एक्स डी वाई, एन का वैल्यू हो गया 3 प्लस एक्स रेस टू द पावर सी वाई रेस टू द पावर डी, तो यहाँ पे 2 है, 2 एक्स रेस टू द पावर एक्स वाई है। इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं तो x की पावर c y की पावर d यानी x और y का कोई कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में x y का कोफिशिएंट 2 है, तो इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और x y छोड़ दीजिए। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा, बाहर एक्स वाई बच जाएगा। तो c का वैल्यू हो गया 1, d का वैल्यू हो गया 1, पी वाई डी एक्स, p का वैल्यू हो गया 6 और q का वैल्यू हो गया 8। ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करके आप उन दो इक्वेशंस में पुट कर दीजिए। वो जो दो इक्वेशंस लिखी हुई है ना उसमें पुट कर दीजिए। वहां पे h और k के अलावा सब पुट हो जाएगा और दो इक्वेशन आपकी h और k में बन जाएगी। फिर उन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे और h और k का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो आपका h और k का जो वैल्यू आएगा वो ये वाला आएगा, h इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 2। गाइज इस क्वेश्चन में जो मेथड अप्लाई किया है वो मेथड आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है h और k फाइंड आउट करने के लिए। मैंने आपको जैसा अभी बताया आप लोग वैसा कर सकते हैं। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपका h और k का वैल्यू आएगा 1 एंड 2। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, x रेस टू द पावर h y रेस टू द पावर k
मतलब x raised to the power 1 y raised to the power 2, that is xy square. This is your integrating factor. इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी जो कि एग्जैक्ट है. And now you can solve this exact differential equation by using any method, either by direct formula or by grouping approach. Any doubt in this question? So guys, this is it for today. In next class, we will do more questions for finding integrating factor and for non-exact differential equations. If you have any doubt, then please ask. Okay, so if you don't have any doubt, then I think we should leave the class. So in next class, we will do some more questions on non-exact differential equations and integrating factor. Till then, be healthy and take care. Thank you. Have a good day. Thank you. सर एग्जाम कोड आया है सर, वो आपने फिर मैसेज किया है. हाँ, मैंने भी बताई थी ये बात क्लास में कि पुराना जो एग्ज़ाम कोड है वो आपको उस पर नहीं करना है. मैं अभी नया शेयर करूँगा आपको. ओके सर, थैंक यू. ओके. Thank you very much all of you. Thank you.